नमस्कार। विद्यार्थियों के साथ मेरे अभ्यास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें मैं रखती हूँ। मानवीय शिक्षा में दो भाग हैं, एक सीखना, दूसरा समझना। सीखने में लिखना, पढ़ना, बोलना एवं समझने में सुने हुए को, पढ़े हुए को तर्क सहित सोचना एवं अभ्यास करना। जैसा कि हमें ज्ञात है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा में वास्तविकताओं को समझना ही आधार है, जिसको लिखाया, पढ़ाया, बुलवाया भी जाता है, जो कि प्रचलित परंपरागत शिक्षा से भिन्न है। तो अब वास्तविकताओं को समझने के लिए उनके अर्थ को बताने वाली सूचनाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है। सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए वस्तु और व्यक्ति के प्रति स्वीकृति या सहमति की आवश्यकता है। यह स्वीकृति प्री प्राइमरी में वास्तविकता को व्यवहारिक रूप से देने से होती है। यह स्वीकृति प्राइमरी में वास्तविकता को व्यवहारिक एवं तार्किक रूप से देने से होती है। यह स्वीकृति आगे की कक्षाओं में वास्तविकता को तात्विक, तार्किक एवं व्यवहारिक तीनों रूपों में देने से होती है। इसके लिए समझदार और प्रामाणिक व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम प्रमाणित नहीं हैं तो हम ये शिक्षा को किस प्रकार दे सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि हम समझा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा बोल के शुरू करो। इस बात से मुझ में हिम्मत बढ़ी और मैंने वास्तविकताओं की सूचनाओं को देने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले मैंने इसी बात पर ध्यान दिलाया कि ध्यान से सुनना है। बच्चों को पूछा कि आप समझना चाहते हो, होशियार होना चाहते हो? तो हर बच्चा समझना और होशियार होना चाहता है, तो इसके लिए उनको ध्यान से सुनना है। मैंने कभी भी बच्चों को चुप रहो या शांत रहो या शोर मचाने के लिए कभी पनिश किया हो, ऐसा मुझे नहीं करना पड़ा। ध्यान से सुनने की ओर हमेशा ध्यान दिलाती रही और बच्चों ने इसको खूब स्वीकार किया और हर जगह हर बात मेरी ध्यान से सुनते थे, क्योंकि बच्चों के लिए अध्यापिका जी पुस्तक के रूप में होती हैं। उन्हीं को देखकर, सुनकर बच्चे सीखते और समझते हैं। एक अध्यापिका होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी में लगा कि मैं हर बच्चे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाऊँ, उनकी सत्य के प्रति जिज्ञासाओं को तर्क सहित एवं उम्र अनुसार सूचित करके पूरा कर पाऊँ, और यदि किसी बच्चे की जिज्ञासा सही कार्य व्यवहार के प्रति नहीं बन पा रही है तो उसे सही दिशा भी दे पाऊँ। जैसे छोटे बच्चों में खिलौनों को लेकर झगड़ा होता है कि मैं नहीं दूंगा या दूंगी, तो ऐसे में मैंने सोचा कि ऐसा क्या बोलूं जो बच्चों के लिए न्यायप्रद हो। तो मैंने उनको बोलकर देखा कि बेटू, एक बात बताइए, ये खिलौना आपके लिए बड़ी चीज़ है कि भाई जी बहन जी बड़ी चीज़ है? यानी आपके लिए वस्तु बड़ी चीज़ है या संबंध बड़ी चीज़ है? आप इस खिलौने के साथ अकेले खेल के खुश रहोगे कि भाई जी बहन जी के साथ मिलजुल के ज़्यादा खुश रहोगे? ऐसा 2 से 3 बार ध्यानाकर्षण कराने से उस बच्चे में इस बात की सहमति बनते हुए देखा और मिलजुल कर खेलते हुए भी देखा, और ये भी देख पाई कि सही के प्रति सहमति हर उम्र में हो सकती है। बच्चों में यह काम यदि ठीक से होता है और प्रवृत्ति के रूप में स्थापित होता है तो बड़े होने पे विद्यार्थी वस्तु के लिए कभी संबंध को खराब नहीं करेगा। खेल खेल में बच्चे गिर जाते हैं और बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। ऐसे में मैंने उनको बोला कि इस समय आपका हंसना ठीक है, या इस समय भाईजी बहन जी को उठाना, उनके थोड़े कपड़े झाड़ देना, उनको उठा के किसी अच्छी छायादार जगह पे बिठाना, उनको पानी पिलाना है ना, और अध्यापिका जी के पास ले जाना, और जब वे हंसने लगें तब उनके साथ मिलकर हंसना, क्या ठीक रहेगा? बच्चों को एक बात स्वीकार हुई और उसका पालन भी किया। इसी प्रकार किसी बच्चे का होमवर्क छूट गया है तो अपने भाई बहन जी का होमवर्क करने में मदद कर देना। किसी बच्चे का पाठ समझने से छूट गया है तो उसको समझाने में मदद कर देना। टिफ़िन छूट गया है तो टिफ़िन शेयर कर लेना। इस तरीके से कई बिंदु हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों में सहयोग की प्रवृत्ति रहती ही है, बस उनको उन बिंदुओं को ध्यानाकर्षण कराना है जहाँ वे सहयोग कर सकते हैं।
बच्चे उन बिंदुओं को पहचान कर बड़ी खुशी से सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा मैंने देखा। सहयोग की ये प्रवृत्ति बलवती होकर बड़े होने पर एक दूसरे की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग के रूप में दिखाई देती है, समाधान समृद्धि के लिए सहयोग करने के रूप में दिखाई देती है, ना कि एक दूसरे की सफलताओं को देख के ईर्षित होना और असफलताओं को देखकर प्रसन्न होने के रूप में, बल्कि सफलताओं को देख के प्रसन्न होना और असफलताओं में सहयोग के रूप में दिखाई देती है। अपनी पसंदीदा सीट पर बैठना, चाहे क्लासरूम हो, चाहे बस हो, चाहे फिर झूला हो, को लेकर बच्चों में उलझन बनी रहती कि मैं इस सीट पर बैठूंगा या इस सीट पर बैठूंगा। इस उलझन को सुलझाने के लिए मैंने बच्चों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग ऐसा करो कि सब लोग मिलकर इस बात को तय कर लो, निश्चित कर लो कि कौन कहाँ बैठेगा, और यदि एक सीट पर एक से ज़्यादा बच्चे बैठना चाहते हैं तो उसमें समय सीमा को निश्चित कर लो कि इतना दिन हम बैठेंगे और या इतने घंटे हम बैठेंगे। तो इसमें मैं उनकी मदद भी करती थी और इस प्रस्ताव को बच्चों ने खूब स्वीकारा और इसका अभ्यास भी किया। इस प्रकार इसमें सब बच्चों का मन का भी हो जाता है और किसी एक बच्चे की मनमानी भी नहीं हो पाती है। इस अभ्यास से बड़े होने पर विद्यार्थी परिवार एवं समाज व्यवस्था में किसी प्रकार की मनमानी ना करते हुए किसी मिलजुल कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के बीच कुछ न कुछ घटित होता रहता है, जैसे धक्का लग जाना, धक्का मार देना, भाषा का बिगड़ जाना या चीज़ें टूट फूट होना या आपस में मनमुटाव होना। ऐसे घटनाक्रम में चाहे 2 पक्ष हो चाहे 10 पक्ष हो, मैं एक एक बच्चे की बात ध्यान से सुनती, पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुनती। घटनाक्रम को ध्यान से सुनने के बाद गलती को ठीक से पहचान कर उस बच्चे को उसकी गलती को दिखा पाते, साथ में गलती के कारण को भी बताते। इस तरह बच्चे अपनी गलती को देख भी पाते और स्वीकार भी कर पाते। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखते हुए सुधार के लिए प्रयास भी करते। तो जब गलती को देख पाते हैं, गलती को स्वीकार कर पाते हैं, तो सुधारने की संभावना बन जाती है। जैसा कि दर्शन में लिखा है कि सुधार ही दंड है, तो इस तरह बच्चे सुधार को भी स्वीकार कर पाते हैं और दंड को भी स्वीकार कर पाते हैं। इसको और व्यवस्थित करने के लिए मैंने सभी बिंदुओं को निश्चित कर उनमें से एक बिंदु का चयन कर प्रार्थना कक्ष में सभी बच्चों के समक्ष, छोटे से लेकर बड़े तक, उस बिंदु को लेकर चर्चा करते और उस बिंदु को संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण से जोड़ते हुए नित्य अभ्यास कराते। किसी बच्चे का ध्यान छूट जाए तो बाकी भाई बहन उसको याद दिलाने में सहयोग करें, ऐसा भी बताते हैं। तो ऐसा एक बिंदु पर अभ्यास 1 हफ्ते तक कराते। इस तरह बच्चे विद्यालय में एक बिंदु को लेकर व्यवहाराभ्यास करते हुए नियंत्रित रह पाते। इसी तरह छुट्टी में घर जाते समय भी बच्चों में अनियंत्रण को रोकने के लिए मैं उनको पुनः एकत्र करती और दिन भर किए गए उनके व्यवहाराभ्यास के लिए शाबाशी देती और प्रोत्साहित भी करती। साथ में अध्यापिका जी द्वारा बच्चों को स्नेहपूर्वक दिए गए प्रबोधन के लिए एवं ध्यान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कहती और अच्छे से नमस्ते कर विदा लेने के लिए बोलती। इस तरह बच्चे नियंत्रित होकर बस या गाड़ी में बैठ जाते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यवस्था में निश्चित विधियां होती हैं जिससे व्यवस्था में नियंत्रण बना रहता है। तो यदि इस बात का अभ्यास बच्चे कर पाते हैं तो बड़े होने पर परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था में निश्चित विधियों के स्वरूप को पहचान कर व्यवस्था में नियंत्रण को बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं। सम्मान। सम्मान शब्द सुनने से एक ऐसा चित्रण होता है कि यह केवल बड़े लोगों के लिए किए जाने वाले आदर सत्कार की बात है या किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए पुरस्कृत करने की बात है, किंतु यह एक भाव है, यह एक मूल्य है
जो हर जीवन की आवश्यकता है, चाहे फिर वो छोटे शरीर वाले हों या बड़े शरीर वाले। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं बच्चे जब गाड़ी में चढ़ते तो एक एक बच्चे का खूब स्वागत करती और उनके हालचाल भी पूछती, और इसी तरह जब वे घर जाते तो उनसे अच्छे से विदा लेती और ये कहती कि आप विद्यालय कल और आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इतना ध्यान मिलने से बच्चे को स्वयं का होना अन्य के भांति महत्वपूर्ण लगता और विद्यालय आना भी महत्वपूर्ण लगता। वे इसे निभाते भी रहे। महत्वपूर्ण यानी उपयोगी होना। यही बच्चे आगे की कक्षाओं में मानव का अध्ययन करेंगे और इस बात को और अच्छे से समझेंगे कि हर मानव महत्वपूर्ण होता है, यानी हर मानव उपयोगी होता है और हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। इस प्रकार इस सूत्र को समझते हुए हर मानव अपने महत्व को पहचानते हुए परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए तृप्त हो सकता है। जन्मदिन एक उत्सव है। भाग्य बेटा जी का जन्मदिन आया। परिवारों में जिस प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं, हम इस प्रकार से जन्मदिन तो नहीं मनाते थे। उस दिन मुझे विचार आया कि बच्चे के लिए जन्मदिन एक उत्सव है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चा उत्सवित हो जाए। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप भाग्य बेटा जी की किसी अच्छी बात को देखकर उसको व्यक्त कर पाएंगे। बच्चे इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने भाग्य बेटा जी की एक एक अच्छी बात को व्यक्त किया। फिर मैंने भाग्य बेटा जी को भी कहा कि आप भी अपनी एक अच्छी बात को सोचो और बोलो। इस प्रकार उन्होंने भी अपनी अच्छी बात को बोला और अगले वर्ष किस अच्छी बात पर हमारा ध्यान बना रहेगा, यह भी व्यक्त करो। इसी के साथ बच्चे की पसंद का खाना, गाना, ये सब भी होना। और इस प्रकार से मनाए गए जन्मदिन को बच्चों ने पसंद किया, साथ में उनके अभिभावकों ने भी पसंद किया और वे घर पर भी इस प्रकार से जन्मदिन मनाने भी लगे। लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। तो हमारा अभ्यास कैसा है, अच्छाइयों को देखने का है या कमियों को देखने का है। बच्चों में शुरू से उनकी अच्छाई की ओर ध्यान दिलाने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और संबंधियों में अच्छाइयों को देखने का अभ्यास भी होता है, क्योंकि अच्छाइयों को देखने से, स्वीकार करने से, व्यक्त करने से और याद करने से संबंध बने रहते हैं। अन्यथा कमियों को देखने से, याद करने से संबंध नहीं बन पाते हैं। संबंध को और अच्छे से समझते हैं तो किसी एक व्यक्ति की अच्छाई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करती है, यह समझ में आता है। संबंध को और अच्छे से समझते हैं तो हर संबंध मेरी पूर्णता के अर्थ में सजा हुआ है, यह भी दिखाई देता है। और इस प्रकार संबंध को समझते हुए, संबंधों में कर्तव्य दायित्व को पहचानते हुए, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करते हुए खुशहाली से जिया जा सकता है। इस तरह मूल्य शिक्षा में अभ्यास के बिंदुओं को चिन्हित करते हुए कई तरीके के अभ्यास कराए जा सकते हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद।